अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद अंजन सिद्दीकी एक दफ़ा फिर आपके सामने अपने तालीमी चैनल के साथ हाज़िर हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत पसंद किया है और आपके बहुत अच्छे हौसला अफ़ज़ा रिमार्क्स हमें मिले हैं। तो इंशाअल्लाह अगर ऐसा ही आपका साथ रहा तो हम इस चैनल को ज़रूर कामयाब बनाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल का बुनियादी मकसद उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना है, उन स्टूडेंट्स की मदद करना है जो कि आगे तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। ये हमेशा के लिए सदका जारिया होगा आपके लिए। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें ऑफ़र दी है कि वो स्टूडेंट जो कि MBA की बुक्स परचेज़ नहीं कर सकते, उनके पास MBS की बुक्स हैं, वो उन स्टूडेंट्स को MBA की बुक्स फ्री में देंगे। तो लिहाजा वो स्टूडेंट जो MBA की बुक्स ख़रीदने के लिए परेशान हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उनको मेरिट पे जज करके MBA की बुक्स अरेंज करके देंगे। अब हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। आज इससे पहले क्लास जो हमने की थी, हम उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने उस क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, अकाउंटिंग की टाइप्स कितनी थी। तो उसमें अकाउंटिंग की टाइप्स हमने 4 किस्म की पढ़ी थी। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 3 टैक्स अकाउंटिंग और नंबर 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन चारों के बारे में हमने थोड़ा बहुत डेफिनेशंस पढ़ी थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है और टैक्स अकाउंटिंग क्या होती है। इसके बाद हमने अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। 3 किस्म के अकाउंटिंग सिस्टम हमने पढ़े थे कि सिंगल बेस एंट्री भी होती है, डबल एंट्री बेस सिस्टम भी होता है जिसको हम एक्रूअल सिस्टम भी कहते हैं, और तीसरा कैश बेसिस सिस्टम भी होता है। 3 किस्म के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन आजकल तमाम कंपनीज़ के अंदर एक्रूअल सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है। इसके बाद हमने जो पढ़ा था अकाउंटिंग की डिफिनेशन में जो 2 टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। फिर हमने उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज़ की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ये 6 किस्म की एंट्रीज़ की किस्में होती हैं। नंबर 1 ओपनिंग एंट्रीज़, नंबर 2 ट्रांसफ़र एंट्री, नंबर 3 क्लोजिंग एंट्री, नंबर 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज़, नंबर 5 कंपाउंड एंट्रीज़ और नंबर 6 रिवर्सिंग एंट्रीज़। इनके बारे में हमने थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पढ़ी थी और इसके बारे में बताया था ये एंट्रीज़ कब कब पास की जाती हैं। आज हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशंस के बारे में बताएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि कंपनी की तमाम परफॉर्मेंस को और उसके ऑपरेशन को बता रहा होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कंपनी की परफॉर्मेंस को और कंपनी की एक्टिविटीज़ को, कि जिससे हमें कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है कि कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है और उसका मार्केट में शेयर्स की वैल्यू क्या है या वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैश कितना जनरेट कर रही है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद डेफिनेशन के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपको मालूम है कि 4 कंपोनेंट्स इसके होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 3 कैश फ्लो, नंबर 5 रिटेन अर्निंग। ये 4 स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं। इन चारों को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अब हम एक एक करके सबकी स्टडी करेंगे कि बैलेंस शीट्स किन चीज़ों से मिलकर बनती है, बैलेंस शीट का मतलब क्या है,
इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, और रिटेन अर्निंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट शोज द snapshot of the company's performance, of the company position. It shows the total detail of about the assets. It shows the total assets and liabilities of the company. Balance sheet includes assets, liabilities and equity. It shows the snapshot of all transaction of the company. इसको हम बैलेंस शीट की इक्वेशन अगर बनाना चाहें तो बैलेंस शीट की इक्वेशन इस तरह बनेगी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। बैलेंस शीट इंक्लूड्स एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो बैलेंस शीट includes in 3 items: assets, liabilities and equities. Now we can further break up of the assets. Assets को हम मज़ीद 2 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, प्लस करंट एसेट्स। एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे कि करंट एसेट किसे कहते हैं और नॉन करंट एसेट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉन करंट एसेट्स क्या होता है। इसी तरह हम लाइबिलिटी को भी 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। लाइबिलिटी भी करंट लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एसेट्स भी 2 हिस्सों में ब्रेक होता है बैलेंस शीट के अंदर, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। इसी तरह लाइबिलिटीज भी 2 हिस्सों में ब्रेक हुई होती है, करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड देन इक्विटी। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे कि करंट एसेट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। करंट एसेट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत 5-6 हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर यूज़ होते हैं उसमें अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। ये 4 मेजर चीज़ें होती हैं जो बैलेंस शीट के करंट एसेट पर मुश्तमिल होती हैं। अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि करंट एसेट्स में अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेमेंट एक्सपेंस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशंस क्या हैं और इसका क्या मतलब है। नंबर 1 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कैश ऑन हैंड, कैश कंपनी के पास कितना है, कैश ऑन हैंड कितना है, कैश इन बैंक कितना है और पेटी कैश कितना है। इन सारे कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनेगा। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसे कहेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स हाउ मच कैश द कंपनी हैज़ फॉर द ऑपरेशन यूज। वट एवर द कैश वी हैव ऑन हैंड, वट एवर द कैश वी हैव इन बैंक एंड पेटी कैश, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मीन्स रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर अगेंस्ट द सेल, द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर अगेंस्ट द सेल ऑन क्रेडिट। अगर मैंने एक गुड्स किसी वेंडर XYZ को सप्लाई किया है और वो 30 डेज क्रेडिट पर है, सपोज 6,000 रुपीज़ की सप्लाई मैंने कस्टमर को बेची है
और उससे मेरा जो टर्म्स एंड कंडीशन तय है वो 1 मंथ 30 डेज की है, तो मेरा रिसीवेबल जो होगा वो 6000 होगा अगेंस्ट दी क्रेडिट सेल फ्रॉम दी कस्टमर। नाउ ये अकाउंट, ये छोटी छोटी डिफिनेशन है, ये आप अपने जहन में रखें। जिस तरह अभी हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ये दोबारा मैं आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, पेटी कैश एटसेट्रा। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल is the amount which is receivable from the customer against our credit sale. Now the third item is inventory. Inventory, what does the mean inventory? Inventory has 3 components in any manufacturing company or in any organization. Number 1, raw material. Number 2, work and process. Number 3, finished goods. Raw material किसे कहते हैं? Raw material means those components, those inventory which will be used in making finished goods. इन्वेंट्री में नंबर 1 आइटम क्या हो गया हमारे पास? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की डेफिनेशन क्या है? रॉ मटेरियल इज द कंपोनेंट यूजिंग फॉर द फिनिश्ड गुड्स। दोज इन्वेंट्री विच विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द फिनिश्ड गुड इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। अंडरस्टैंड? इसके बाद दूसरा है वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस मीन्स दोज इन्वेंट्री या दोज रॉ मटेरियल विच आर ऑन मशीन फॉर द इन प्रोसेस मेकिंग द फिनिश गुड्स। एक रॉ मटेरियल मेरे पास वो है जो कि मेरे पास वेयर हाउस में रखा हुआ है। सपोज कॉटन, हमें स्पिनिंग यूनिट से हमें यार्न बनाना है, तो कॉटन जो वेयर हाउस में मौजूद है, इट इज़ ए रॉ मटेरियल विच विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स यार्न। जब ये कॉटन मशीन पे आएगी और मशीन इसको यार्न में कन्वर्ट करेगा, तो मशीन पे जो कॉटन होगी इट विल बी कॉल्ड वर्क इन प्रोसेस। अंडरस्टैंड? तो दोज रॉ मटेरियल which are being used in machine, it will be called work in process. Then finished goods. तीसरा कंपोनेंट इन्वेंट्री का क्या होता है? फिनिश गुड। फिनिश गुड मीन्स रेडी गुड्स फॉर सेल। वो गुड्स जो कि तैयार हो चुकी हैं और सेल के लिए रेडी हैं, इट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। तो इन्वेंट्री के 3 कंपोनेंट्स हो गए। नंबर 1, रॉ मटेरियल, विच इज रॉ मटेरियल मीन्स दोज stock, those inventory which will be used for making the finished goods. Work in process, what does it mean? WIP means those inventory which are on the machine for making the product. Number 3, finished goods. Finished good means those inventory which is ready for the sale. Okay. Now 4th item is prepaid expenses. Prepaid expenses, those expenses which has been paid but not incurred. Prepaid expenses which has been paid but not incurred. ऐसे expenses जो कि हमने जिनकी पेमेंट कर दी है, जिनको हमने पे कर दिया है, लेकिन अभी वो एक्सपेंस इंकर्ड नहीं हुए हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो आपको दी जा सकती है, जैसे इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं, वो पूरे साल के लिए होती हैं, पूरे 12 महीने के लिए होती हैं। तो 12 महीने इंश्योरेंस पूरा जो कंज्यूम होगा या पूरा यूटिलाइज होगा वो पूरे 12 महीने में होगा, और इसको हम मंथली बेसिस पे एमोटाइज करते हैं। इसको हम मंथली बेसिस पे एमोटाइज करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 11 महीने की पेमेंट है या 12 महीने की पेमेंट है वो मेरा प्री पेमेंट एक्सपेंस है, अभी जो कि इंकर्ड नहीं हुआ है, हर महीने वो इंकर्ड होगा। ठीक है? तो those expenses which has been paid but not incurred is called prepaid expenses. तो इसमें ये बहुत क्लियर हो गई है मेरे ख्याल से कि करंट एसेट में जो मेजर कैटेगरी यूज़ होती हैं उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे एक्सपेंस हैं, जिसकी हमने तफसील के साथ इसकी डिफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल्स देखी। अब इसके बाद करंट एसेट के बाद
दूसरी जो एसेट की कैटेगरी है वो है नॉन करंट एसेट्स। यहाँ मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तालीमी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो कि आला तालीम हासिल करना चाहते हैं और अपनी तालीम के उसूल के लिए कोशा हैं लेकिन वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा इसको सदका जारिया समझ के सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि इस सिलसिले की सारी वीडियोस आप तक बराह रास्त पहुँच सकें। जी, हम बात कर रहे थे नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट मीन्स दोज एसेट्स विच लाइफ इज़ मोर देन 12 मंथ्स। वो एसेट जिनकी लाइफ कंपनी के अंदर 12 महीने से ज़्यादा होती है, 1 साल से ज़्यादा होती है, उस एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। दोज एसेट्स means those assets which have a life more than 1 year or more than 12 months is called the non-current asset. एग्जाम्पल के तौर पे व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, जस्ट एटसेट्रा, ये सब नॉन करंट एसेट के एग्जाम्पल हैं जो कि बुक्स के अंदर नॉन करंट एसेट बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट के तौर पे कैटेगराइज होती हैं और फिर इनके ऊपर डेप्रिसिएशन मुख्तलिफ जो डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ तरीके हैं वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और फिक्स एसेट मंथ ईयरली बेसिस पे डेप्रिशिएट होता है। तो ये हमारे करंट एसेट, ये हमारे बैलेंस शीट की डेबिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट और नॉन करंट एसेट की क्लासिफिकेशन थी। मुझे उम्मीद है कि क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको क्लियर हो गई होगी कि डेबिट बैलेंस शीट में डेबिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी और बैलेंस शीट की डेबिट साइड किस तरह बनेगी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाअल्लाह हम बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पर आएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में देखेंगे कि बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड जैसे मैंने आपको बताया लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और इक्विटी होते हैं, इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे फिर आखिर में गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको ये तमाम वीडियो टाइम पे मिल सकें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।